साल दिए, 5 साल दिए, 10 साल दिए, 20 साल दिए। काफ़ी लोग होते हैं कि सर मेरे को 10 साल का एक्सपीरियंस है। मैं पूछता हूँ कि आपने 10 साल में किया क्या? जब एक 27 साल का लड़का 10 साल में 3 साल में 3 करोड़ रुपए निकाल सकता है, तो उसका मतलब आपने कहीं ना कहीं टाइम पास किया या इस इंडस्ट्री के अंदर इस डायरेक्ट सेलिंग को या इस नेटवर्क मार्केटिंग को बदनाम किया। मैं ये मतलब कहने की बात नहीं है, ये चीजें अपने आप को अंदर से फील करना चाहिए कि एक्चुअल में डायरेक्ट सेलिंग कर रहा हूँ या टाइम पास कर रहा हूँ। तो हम अगर इस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हैं तो इसकी खूबियों को भुनाते हुए अपने जीवन में उतारते हुए आपने देखा होगा कि एक डॉक्टर होता है, उसको डॉक्टर बनने में कितना टाइम लगता है? कोई है डॉक्टर लाइन से कितने साल लगते हैं एक डॉक्टर को डॉक्टर बनने में? करीब करीब यानी कि एक डॉक्टर तैयार होने में, और मैं बात करूँ आज से 10 साल लगते हैं MBBS करेंगे, MD करेंगे, बाद में कोई इंटर से बनवा डॉक्टर के पास में जाके कोई यानी क्लिनिक खोलेंगे और उसके बाद जाके उनको लगता है कि मैं एक स्टेब्लिश हो चुका हूँ। तो 10 साल लगते हैं एक डॉक्टर को एक्चुअल में डॉक्टर बनने के लिए। करीब करीब 6 साल लगते हैं एक इंजीनियर को इंजीनियर बनने के लिए, और करीब करीब 6 साल यानी कि जो वकील होता है यानी डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, तो ये एक यानी कि समाज के अंदर एक अच्छी डिग्निटी रखते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि 6 साल से कम के अंदर एक वकील ही नहीं बन सकता, क्योंकि वो LLB करेगा, बाद में प्लेट वगैरह तो कई चीजें हैं वो बाद में इंटरसेट करेगा। तो एक्चुअल वकील बनने के लिए 7 से 10, क्योंकि मैं उस लाइन से निकला हूँ, तो 7 से 10 साल चाहिए अगर वो ये कह सकते हैं कि मैं वेल एस्टेब्लिश हो चुका हूँ। अब ओवरऑल आप मान लें कि ये इंडस्ट्री ऐसी है कि टाइम का डुप्लीकेशन, आपके मनी का डुप्लीकेशन इस इंडस्ट्री से फास्टेस्ट कोई भी नहीं करा सकता। मैं ये ठोक के कह सकता हूँ कि मैं जिस प्रोफेशन से निकला हूँ कि कोई भी वकील, कोई भी इंजीनियर और कोई भी डॉक्टर जितना अब कोई मतलब हजारों लाखों में जो होते हैं, मैं उसकी बात नहीं, लॉ ऑफ एवरेज की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर 30 या 40 साल अपना देने के बाद में अपने प्रोफेशन के अंदर जो अर्निंग नहीं कर सकता, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो वकील हो, मैं कह सकता हूँ कि उनकी 30 से 40 साल की इनकम यही मात्र एक इंडस्ट्री है जो 3 से 5 साल के अंदर पूरा करा सकती। तो दोस्तों इस मतलब यूटेक के साथ में आपको इस इंडस्ट्री को उस तरीके से लेके चलना है कि वाकई में मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मैं यूटेकियन हूँ या मैं नेटवर्कर हूँ। अगर मैं ये कहता हूँ कि आपने 5 साल में 10 साल में डबल में, अगर आपने सीआर के अंदर 10 साल में नहीं कमाया, तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपको नेटवर्किंग नहीं करनी चाहिए। और अगर आपके अंदर मात्रा है, जज्बा है, जरूरत है, तो ठानिए और यूटेक के साथ चुनौती दीजिए कि आज देवेश शुक्ला सर को मैं यहाँ से रिप्लेस करूँगा, इससे ज़्यादा मैं यहाँ से इनकम जनरेट करूँगा। देवेश शुक्ला सर को या जो डायमंड सर बैठे हैं, सुनील सर, इन्होंने कुछ अलग किया क्या? इस इंडस्ट्री का जो बेसिक है उससे कुछ अलग किया क्या? एक मतलब काफी लोग ऐसे हैं जिनके साथ पोते होंगे, बेटे होंगे इतने बड़े, मैं तो भाई कह सकता हूँ, मेरे मतलब भाई के हिस्से हैं। तो मेरा कहने का मतलब अगर हम ये फील कर रहे हैं या हमारी जो हिस्ट्री है, हमारी जो बायोग्राफी है इस इंडस्ट्री की, और हम ये कहें कि 10 साल या 20 साल मैंने इस इंडस्ट्री को दिया, या काफी तो मेरे को कहने को सुनने को या सामने ऐसे भी आते हैं सर मैं 20 साल का एक्सपीरियंस रखता हूँ। अब ये बताइए कि वो 20 साल का एक्सपीरियंस उनके लिए प्राउड की बात है या शर्म की बात है? मैं किसी से कमेंट्स नहीं करता, माफी चाहता हूँ अगर किसी को हर्ट हो, लेकिन एक्चुअल में नेटवर्किंग क्या होती है ये हमें 3 से 5 साल के अंदर करके दिखा देना चाहिए। तो दोस्तों ये वो इंडस्ट्री है, इसकी जितनी खूबियाँ, जितनी यानी कि खामी तो कुछ भी नहीं है। अगर कुछ चोर लुटेरे या कुछ जो दिग्गज हैं जिन्होंने इस इंडस्ट्री को एक्चुअली बदनाम किया है,
तो उनको अगर छोड़ दें तो मैं कहता हूँ कि इंडिया के अंदर आज 140 करोड़ से ऊपर इंडियंस इस देश में रहते हैं। अगर वर्किंग एक एवरेज भी माने अपन तो 70 से 80 करोड़ के आसपास आप मान के चलिए, 100 भी मान लीजिए, तो ये मान के चलिए इससे यदि आप वर्ल्ड वाइड अगर बात करें तो आप देखिए अमेरिका देखिए, आप रशिया देखिए, आप जर्मन देखिए, चाइना देखिए, आप मलेशिया देखिए, कितनी सी पॉपुलेशन है। एक यूपी के बराबर कई देशों की पॉपुलेशन नहीं है। तो इंडिया के अंदर अगर इसका परसेप्शन सही होता, कुछ बुजुर्ग इंसानों ने इसको अगर गलत वे में ले जाके इस इंडस्ट्री को ना लाया होता, तो मैं ये कहता हूँ कि आज IAS होता, आज IPS होता, आज कोई मंत्री होता, इवन कोई PM भी होता, उसका बेटा भी यानी कि यूटेक तो फिर करेगा ही आगे जाकर, बाकी इस इंडस्ट्री को कर रहा होता। तो ये इंडस्ट्री इतनी अच्छी है, इतनी खूबियाँ हैं इसके अंदर, जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। लेकिन हमें ये जज करना है, ये मेरे कहने से नहीं कि यूटेक का CM भी ये बोल रहा है कि आप यूटेक करिए, आपको जज करना है, आपको चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करना है अदर प्लेटफॉर्म पर जिस पर आपने काम किया है कि एक्चुअल में जो यूटेक बताता है वो सही है या ये केवल जो दिखाते हैं। काफ़ी लोग बोलते हैं कि सर अभी परसों कॉलेज की बात में आया, उससे एक दिन पहले एक अच्छी कंपनी है, काफ़ी हाईलाइट रहती है, उसका डायमंड था। अब बेचारे ने मेरे को देखा बताई, तो मैं बोला कि सर अभी तो मैं मिल नहीं सकता, सर ऑफिस में आपसे मिलना है। तो मैं बोला अभी तो मैं बाहर हूँ, तो आप जो अपने डायरेक्टर हैं दूसरे उनसे आप मिल लीजिए। अब संयोग से वो भी नहीं थे, तो उन्होंने जाके व्यथा बताई कि सर ऐसे ऐसे में डायमंड बना फला कंपनी के अंदर। मेरे को जिस मंथ में मैं डायमंड बना, मेरे को 2,20,000 के लिए पे आउट बना। सेकेंड मंथ मेरा पे आउट 7,000 रुपये। कितना? 7 नहीं, 7,000 ओनली, 7,000 रुपये। यानी कि नेक्स्ट मंथ में यानी बैक मंथ में उसने 2,20,000 रुपये अर्न किए, पे आउट उठाया। और सेकेंड मंथ कितना था? 7,000। मैं किसी माइकल आलम को गन्ने के चेले में ठोक कर सकता हूँ कि आप ब्रेकफास्ट से हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए। जिस दिन से यूटेक का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, यहाँ पर आपके सामने रैंक होल्डर बैठे हुए हैं। अगर इतना गिरावट किसी की रैंक पर हो तो मैं कहता हूँ कि आपको यूटेक नहीं करना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि अगर आप वाकई में कंपेयर करना चाहते हैं तो आप स्टेटमेंट देखिए। इस इंडस्ट्री में होता क्या रहा है, 5,000 का चेक। अब तो डिजिटल हो गया सारा कुछ, काफ़ी चीज़ें नहीं है, मतलब छुपा भी नहीं सकते, लेकिन तब तक डाउट तो रहता है कि परसेप्शन ऐसा ही 5,000 का चेक और वो दिखाया कितना करता है? 50,000। अगर वो यानी कि 10, 20, 30, 50,000 रुपये की कमाता है तो उसका पे आउट बनता है, तो उसको करीब करीब 5 लाख रुपये के आसपास दिखाया जाता है। तो इसलिए इस इंडस्ट्री का नेगेटिव परसेप्शन क्रिएट हुआ। वरना इस इंडिया के अंदर जिस तरीके से पॉपुलेशन है, जिस तरीके से यानी बेरोजगारी है, मैं कहता हूँ कि जो बेरोजगारी का आलम है या जो बेरोजगारी की बीमारी है, इसको खत्म करने में सबसे ज़्यादा कोई भी मंत्री हो, कोई भी राज्य सरकार हो, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट हो, मैं कहता हूँ उसका भी पावर नहीं जो इस इंडस्ट्री का पावर है। अगर ये गलत दिशा में नहीं गया तो हमें ये सारी बात समझ के चलना है। अब रहा हम यूटेक के साथ आए, हम एसोसिएट हुए, हमने यूटेक स्टार्ट कर दिया। अब जैसे देखो होता क्या है कि जब कोई यूनिट करता है तो वो नजर में रहता है। अभी तो ये शुक्ला सर हालांकि कोई चीज़ आपको वो मतलब ब्लड टेस्टिंग वाले जैसे जिस तरीके से बात कर रहे थे कि अगर मेरा ब्लड निकाला जाए तो उसमें यूटेक दिखेगा या निकलेगा। एक्चुअल में अगर हम बड़े सपने देखें हैं या बड़ी हमें शोहरत पानी है तो मैं कहता हूँ कि उसी तरीके से छपाना होगा। आपको ये मान के चलिए कि यूटेक इस इंडस्ट्री को अपने अंदर उतारना होगा, अपने को उसमें गोता लगाना होगा और बगैर गोता खाए बगैर गोता लगाए ये मान के चलिए कभी हीरे को छोड़िए मोती भी नहीं मिलता है क्या? तो कोई भी आपको सक्सेस चाहिए, उसका रोड मैप इस तरीके से बनाइए, उसका टाइम आपके मतलब पास में नोटेड होना चाहिए। और जिस दिन आपने डेडलाइन बना दिया, मैं कहता हूँ कि
जैसे कहते हैं कि ब्रह्मा जी आ जाए तो ये मतलब मिट नहीं सकता, उस तरीके से आपका डेडिकेशन होना चाहिए, तब जाके आपकी जो यूनिकनेस है वो दिखाई देती है। और सफलता बगैर चुनौतियों के, क्योंकि सफलता के सारे रास्ते, आप सभी ने देखा होगा कि सफलता के सारे रास्ते प्रतिकूलता से, कि जो रोड होता है या रोड जो हाईवे बनते हैं, ये मान लीजिए प्रतिकूलता यानी कि समस्या और संघर्ष से ही गुजर कर जाते हैं। तो ये तो तय मानिए, अगर हमें सफल होना है तो चुनौतियां तो झेलनी पड़ेगी। अगर हमारे ओडी जैसे ख्वाब हैं तो दोस्तों टपना तो पड़ेगा, और ओडी जैसे ख्वाब हैं तो दौड़ तो लगानी पड़ेगी। तो अपने को इस इंडस्ट्री में आके अगर अपना नाम मुकम्मल करना है, जिस तरीके से सर कर रहे हैं, आगे और भी काफ़ी रहेंगे, अभी तो एक मान के चलिए कि स्टार्टिंग है। तो मेरा वो कहने का मतलब ये है कि कभी भी टाइम जाया नहीं करें, क्योंकि टाइम से बड़ा धन कुछ भी नहीं है। जिस दिन टाइम निकल गया, अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से निकल गई, तो ये तय मानिए कि वो टाइम वापस आने वाला नहीं है। और फिर भी ये इंडस्ट्री ही एक ऐसी है कि आप उस टाइम को, अगर आपके पास कहीं मौका चूक गया, आपने 5 साल 10 साल कहीं निकाल दिए, कहीं गवा दिए, तो यही एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जो आपके टाइम को डुप्लीकेट कर सकती है। यही एकमात्र इंडस्ट्री है जो आपके एक मतलब कम से कम टाइम के अंदर आपकी ख्वाहिशों को पूरा करा सकती है। तो हमें उस जज्बे के साथ यूटेक को करना है। यूटेक की यूएसपी क्या है, यूटेक का पूरा प्लान आपको कैलकुलेटेड, जो भी कैलकुलेशन है, क्या रिवाज है, क्या फंड है, सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तभी जाके आप जो अदर कंपनी के जैसे काफ़ी लीडर्स होते हैं, काफ़ी कैलकुलेटेड वे में बात करते हैं, हम लॉजिकली अगर आप चीज़ों को खत्म करोगे तो आपके सामने पूरी की नॉलेज होना चाहिए। तो ओवरऑल मैं आप सभी के प्यार का जो ये आशीर्वाद बनाया है, उसका बड़ा आभारी हूँ और आभारी हमेशा रहूँगा। और मैं हमेशा ये भी बताना चाहूँगा कि यहाँ से कोई भी कभी भी किसी भी सेमिनार के अंदर जाए, मोटिवेट ऐसे होकर ना जाए कि मैं किसी की स्पीच सुनकर किसी डायमंड सर या कोई सर या कोई प्लेटिनम सर की स्पीच से मैं मोटिवेट हो जाऊँ। आप ये विचार करिएगा, विचारिएगा घर जाकर कि मैं उस सेमिनार में गया तो क्यों गया, मेरा वहाँ पर जाने का पर्पस क्या था, और मैं अगर चला भी गया तो अब मेरी लाइफ का आगे का क्या दशा होगी, क्या दशा होगी। अगर मैं यहाँ से जाने के बाद में मेरी लाइफ की दिशा या दशा चेंज कर पाया, तो यहाँ पर आपने जो 5-7 घंटे गुजारे, जो वैल्यूएबल टाइम आपने कंज्यूम किया, उसका आपको प्रोडक्टिविटी मिलेगी। वरना ये तय मानिए कि आज का पूरा दिन आपने जाया किया। यस है ना? तो ओवरऑल हमें एक एक चीज़ को उस तरीके से लेके चलना है ताकि हम हमारे एक एक सेकंड का वैल्यू, एक एक मिनट का वैल्यू, एक एक घंटे का वैल्यू यूट्यूब के साथ में एसोसिएट करा के, एसोसिएट होकर अपनी प्रोडक्टिविटी में तब्दील करा पाएं। दोस्तों, अभी जिस तरीके से अपनी बायोग्राफी बता रहे थे, अपना सफ़र, तो बड़ा एक इमोशनल के साथ में इमोशनल से ये सब होता है जब कुछ ऐसी चीज़ें सुनते हैं कि जो एक अप्रोच से काफ़ी बियॉन्ड जाके होती है, उन चीज़ों को कोई अप्रोच करे तो बड़ा एक दिल को सुकून भी मिलता है कि हम आप सभी के साथ में इस लाइफ हुए कि ईश्वर ने कोई मेहनत बख्शी कि आप और हमारे साथ से कोई एक, अगर एक इंसान, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग का लोग टीम बनाने का बिजनेस कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि टीम बनाने का बिजनेस नहीं है। ये एक इंसान को डायमंड से कम आप सोच के ना चलिएगा। मैं जिस तरीके से इस इंडस्ट्री में आया, मैं कई बार मेरी जो भी ड्यूटी रही है, मैं क्यों इस इंडस्ट्री में आया, तो उन चीज़ों को, यानी कि आपके अंदर चीज़ें जानी चाहिए अंदर तक। एक्चुअली मैं बताऊँ, जैसे काफ़ी को पता होगा, मेरे पापा टीचर लाइन से हैं, एचएम रिटायर हो चुके हैं, मैं एलएलबी कर रहा था। पापा मेरे बोले कि बेटा तेरे को जज बनना है। अब पापा ने मेरे को मोटिवेट तो कर दिया, लेकिन अब क्या ये पता थोड़ी था कि आप आज झारखंड में आपके सामने होगा। अगर मैं जज बन जाता तो नहीं होता। तो मेरा ओवरऑल जो पापा की मैंने ख्वाहिश जानी, क्योंकि अब बेटे के साथ में
हर कोई अपने सपने पालता है कि बुढ़ापे में या बेटा मेरा ऐसे नाम करेगा। तो पापा ने मेरे सामने मेरे गोल फिक्स कर दिए। मैंने खुद ने उसको फिक्स नहीं किए थे। पापा बोले कि तेरे को जज बनना है। मैंने आरजेएस के लिए राजस्थान में जो जुडिशल सर्विस होते हैं उसके लिए मैं 200 बार अटेम्प्ट किया, लेकिन मैं नहीं बन पाया। मैं आरएस से नीचे कोई एग्जाम नहीं दी, क्योंकि पापा की ख्वाहिश थी कि बेटा बने तो अधिकारी ही बने। अब ये बताइए, मैं 2-3 अटेम्प्ट करके और आरएस फाइट नहीं कर पाया। उसके बाद मैं आरएस भी दिया था। अब मैं जैसे टीचर का मेरे पापा थे और कई मतलब 4-5 सर्विसेज के हैं, तो मेरे दिल के अंदर ये थी पापा जिस तरीके से चाहते हैं कि जो और सर्विसेज हैं वो तेरे को नहीं करनी, तेरे को रजिस्टर्ड ऑफिसर से नीचे कोई भी सर्विस देना नहीं है। मैं आईएएस पे एक बार अटेम्प्ट किया, नहीं कर पाया। अब ये बताइए कि मेरे को मोटिवेट रहना चाहिए था या डिमोटिवेट होना चाहिए? तो अपनी जिंदगी के अंदर उस तरीके से अपनी प्लानिंग वो विजुअलाइजेशन करें कि मेरे को किसी ने टोका, तो टारगेट दिया, तो मैं किस हद तक जाकर उसको अचीव कर पाऊँ। मैं वकालत के साथ में मेरा जो प्रोफेशन स्टार्ट किया, अब उसके बीच में काफ़ी कुछ कहानी है, टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो वो मेरे को एक एस्ट्रोलॉजर था कि बेटा तुम कितना ही मेहनत कर ले, वकालत नहीं करेगा। और हकीकत में आज भी उनकी मतलब जो भी उनकी स्पेशलिस्ट वो थे इसके अंदर, तो उन्होंने मेरे को 2-3 चीज़ बोली और मैं आज वो फेस करता हूँ, मेरी चीज़ सामने आती है। उन्होंने बोला कि बेटा तुम ना तो कभी आरजेएस बनेगा, ना कभी वकालत करेगा। तो मैंने ये बोला यार क्यों फेंकलेगी कर रहे हो, मतलब क्यों फेंक रहे हो कि मैं एलएलबी तो कर चुका हूँ, रजिस्ट्रेशन मेरा हो चुका है, दूसरी-तीसरी साल में वकालत कर रहा हूँ। तो मैं 2006 का मेरा रजिस्ट्रेशन था, मैं 9 तक किया। उसके बाद मैं मतलब आरजेएस के सेक्टर में कई जो सर्विसेज के सेक्टर में बीच में ड्रॉप भी किया, मतलब कोर्ट, तो वो मैं करता रहा। अब सहयोग देखिए आप, पहले मैंने 2-3-4 साल मेरे मतलब पास में एक तहसील थी, वहाँ पर मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की। 2011 के अंदर मैं जयपुर से हुआ। 11 के बाद में भी मैं सेशन कोर्ट और कुछ मतलब बिजनेस से मैं हमेशा जुड़ा रहा हूँ। अब वैसे देखे जाए तो कोई प्रोफेशन के अंदर होते हैं, प्रोफेशन के अंदर आप जाके कोई मतलब डायरेक्टर वगैरह कुछ नहीं रह सकते। आप काफ़ी कुछ जानते होंगे कि पहले मैं इस कंपनी के अंदर मैडम के नाम से जबकि सीएम तो ऑलरेडी था, पर बगैर सैलरी के बगैर मतलब कोई पद ले सकते हैं, आप सैलरी नहीं ले सकते। तो और ऐसी चीज़ें तो मैं ध्यान में रख के जब चीज़ें देखी, कोविड आया, वकालत अब कोर्ट बंद है तो वकालत तो तभी के सत्र खोलेंगे जैसे कोई दुकान की, तभी तक पैसा आएगा। अपन ने चाहे 5 करोड़ का उसमें सामान भरा हुआ है, लेकिन जब तक सामान बिकेगा नहीं तब तक अर्निंग कैसे होगी? सेंटर मान के चलिए कि मैं कोर्ट, अब आपने समय दिया है, वो 2 साल रहे हैं, 2-3-4 महीने कैसे रहे हैं कि इंसान ना चाहते हुए भी एक मतलब घर में कैद हो गया। ऐसे अब लोग अगर उसको गलत वे में लेके जाते थे, कोविड में मैं ये कहता हूँ कि जो डिजिटलाइजेशन हुआ है इस इंडिया के अंदर या वर्ल्ड के अंदर, ये कोविड की सबसे बड़ी देन है। अब इसको आपको उल्टा कैसे लेना है या सीधा कैसे लेना है, ये आपकी सोच पर डिपेंड करता है। कोविड हमें उतनी अच्छी चीज देके गया कि शायद आज हम 10 साल बाद भी उस जगह पर आज जहाँ है वहाँ पर नहीं होते। मेरा वो कहने का मतलब ये है कि चीज़ों को हमें टाइम के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हुए हमें अपॉर्चुनिटी को देखते हुए बनाना चाहिए। अभी जैसे मैं एक बात बताऊँ, अभी जैसे वो पुलिस वाले आए थे, काफ़ी कुछ लोग थोड़े से कंफ्यूज हुए होंगे। एक मेरे जीवन में वाक़या हुआ कि कोई बेल थी, वो रिजेक्ट हो गई। अब एक बंदा मतलब जिसका वो था बिल्कुल ऐसे था, पहली बार उसने कोर्ट खाना कचहरी मतलब ऐसा नाम सुना। अब उसको ले आए, लेके फोटो पेश किया वहाँ पर उसको, अब भाई तेरे को जैसे होना है जैसे हो गया, जेल जाना है। अब वो क्या हुआ, मतलब 25 साल का लड़का था तो रोने लग गया। घर वाले और उसको मना के कुछ नहीं यार, इंसान तो जाते हैं उस जेल में। तो अब उसको बाद में आके के साथ क्या होगा मेरा, तुम एक जमाना सोचोगे कैसे खाना है। अब देखो वो पुलिस कैसे काम करता है, उल्टा भी करता है और सीधा भी करता है। तो मैंने उसको सोचा ये बंदा इतना नर्वस हो रहा है, इसको कुछ मतलब
बीपी वगैरह कुछ प्रॉब्लम हो जाए, जिस तरीके से उसकी हालत थी, मैं उसको हाथ रखा काम करते, मैं बोला ये बता वहाँ पर जानवर